नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान। और आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE, हुगली के तट से समुद्र की शक्ति तक। देश के संस्थान, देश के संस्थान, देश के विकास का आधार, भारत के गौरवशाली स्तंभ। देश के संस्थान, देश के संस्थान, देश के संस्थान। देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। पिछले भाग में हमने जाना था माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की प्रेरक कहानी के बारे में। हमने सुना था कि किस तरह मुंबई के तट पर स्थित इस प्रतिष्ठित शिपयार्ड ने युद्धपोतों और पनडुब्बियों के निर्माण के द्वारा भारत की समुद्री शक्ति को नई ऊंचाइयां दी। माझगांव डॉक की यात्रा से दादू ने रुचि को यह भी समझाया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना केवल विचारों का नहीं, बल्कि उन हाथों से साकार होता है जो राष्ट्र निर्माण में जुटे रहते हैं। आज भी दादू और रुचि मुंबई के समुद्र तट पर एक साथ बैठे हैं। सामने अथाह समुद्र है, लहरों का मधुर संगीत है और क्षितिज पर आगे बढ़ते जहाज हैं। माझगांव डॉक की विशाल क्रेनों और युद्धपोतों की यादें अभी भी उनके मन में ताजा हैं। लेकिन भारत की समुद्री शक्ति की कहानी केवल मुंबई तक सीमित नहीं है। अरब सागर के इन तटों से बहुत दूर देश के पूर्वी भाग में हुगली तट के किनारे स्थित है देश का एक और ऐतिहासिक संस्थान, जिसने लगभग 2 शताब्दियों की यात्रा तय की है। एक ऐसा संस्थान जिसने कभी लकड़ी की साधारण नौकाओं की मरम्मत से अपनी शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोतों, गश्तीपोतों और अनेक उन्नत समुद्री प्लेटफॉर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये कहानी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE की। तो आइए समुद्र की इन लहरों के साथ हम भी निकल पड़ते हैं एक नई यात्रा पर, मुंबई के तट से हुगली नदी के किनारों तक और वहां से भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति की एक और प्रेरक गाथा की ओर। दादू, अगर हम इस समुद्री मार्ग का पीछा करें तो हमें देश के और भी महत्वपूर्ण बंदरगाह और शिपयार्ड मिलेंगे। हाँ बच्चे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा शिपयार्ड है जिसने कभी लकड़ी की नावों की मरम्मत से अपने सफर की शुरुआत की थी और आज अत्याधुनिक युद्धपोत बना रहा है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? विश्वास क्यों नहीं करूंगा बिटिया, क्योंकि मैं उस शिपयार्ड के बारे में जानता हूँ। सच में? तो फिर बताइए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE शिपयार्ड की। सही पकड़ा दादाजी। चलिए तो आज आपसे इसके बारे में ही सुनती हूँ, बताइए ना। ठीक है बेटा, सुनो। आज जिस संस्थान की हम बात करने वाले हैं उसकी कहानी लगभग 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। वर्ष 1884 में जब कोलकाता के पास हुगली नदी के किनारे एक छोटे से शिपयार्ड की नींव रखी गई थी, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले समय में यही संस्थान भारत की समुद्री शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन जाएगा। दादू, 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी? हाँ बेटा, उस समय वहाँ मुख्य रूप से नौकाओं और छोटे जहाजों की मरम्मत और निर्माण का काम होता था बस। लेकिन समय के साथ साथ ये शिपयार्ड बढ़ता गया, नई नई तकनीकें आती गईं और धीरे धीरे आधुनिक जहाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ता गया। मतलब शुरुआत भले ही छोटी रही हो दादाजी, लेकिन समय के साथ इसकी क्षमताएं भी बढ़ती गई होंगी। हाँ,
हर बड़े संस्थान की तरह GRSE ने धीरे धीरे अनुभव, तकनीक और संसाधन जुटाए। यही कारण है कि आगे चलकर आज ये भारत का प्रमुख शिपयार्डों में शामिल हो गया। दादू, मैं कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो बेटा? यही कि उस समय ना तो मोबाइल थे, न कंप्यूटर थे और ना आज जैसी आधुनिक मशीनें थी। फिर इतने बड़े जहाजों का निर्माण भला कैसे होता होगा? सब होता था बेटा, कुशल कारीगरों, अभियंताओं की समझ और वर्षों के अनुभव के आधार पर सब कुछ होता था। तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी, लेकिन लोगों का कौशल और समर्पण अद्भुत था। यानी मशीनें कम थीं, लेकिन मेहनत और हुनर ज्यादा था। बिल्कुल। और यही मेहनत आगे चलकर उस छोटे से शिपयार्ड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जहाज निर्माण संस्थानों में बदलने वाली थी। वाह, यानी GRSE की कहानी केवल जहाजों की नहीं, बल्कि लगातार सीखने और आगे बढ़ने की कहानी भी है दादाजी। सही कहा बेटा। और आज जब कोई भारतीय नौसैनिक समुद्र में गश्त करता है या कोई युद्धपोत देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में तैनात होता है, तब उसके पीछे हजारों अभियंताओं, डिजाइनरों और टेक्नीशियंस और श्रमिकों की मेहनत छिपी होती है। उन्हीं संस्थानों में से एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी GRSE। दादू, क्या हर युद्धपोत समुद्र के किनारे ही बनाया जाता है? नहीं बेटिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। सोचो, एक विशाल युद्धपोत नदी के तट पर आकार लेता है और फिर जलावतरण के बाद समुद्र की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू करता है। मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा अपने घर से निकलकर दुनिया देखने जाता है। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। जलावतरण का दिन शिपयार्ड के अभियंताओं और श्रमिकों के लिए बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा माता पिता के लिए अपने बच्चे की पहली बड़ी सफलता का क्षण। दादू, जब कोई युद्धपोत पहली बार पानी में उतरता है, तब उसे देखकर कैसा महसूस होता होगा ना? बहुत गर्व होता है बिटिया। वर्षों की मेहनत, हजारों लोगों का परिश्रम और अनगिनत सपने उस क्षण साकार होते दिखाई देते हैं। और मजे की बात यह है कि तब तक उस युद्धपोत को उसका नाम भी मिल चुका होता है। अच्छा, तभी मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर इन युद्धपोतों के नाम इतने खास क्यों होते हैं? जैसे आपने बताया था, गोदावरी, कोलकाता, शिवालिक, सतपुड़ा, खुखरी। युद्धपोत का नाम केवल उसकी पहचान नहीं होता बेटा, बल्कि वो उसकी विरासत, गौरव और जिम्मेदारी का प्रतीक भी होता है। वो भला कैसे? देखो बेटा, जब किसी युद्धपोत का नाम शिवालिक रखा जाता है, तो वो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की याद दिलाता है। कोलकाता जैसा नाम भारत के एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगर का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं खुखरी नाम साहस, वीरता और बलिदान की भावना को सामने लाता है। वाह दादू, यानी हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी होती है। बिल्कुल, यही कारण है कि भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय बहुत सोच समझकर युद्धपोतों के नाम निर्धारित करते हैं। कई नाम नदियों, पर्वतों, ऐतिहासिक स्थलों, वीर योद्धाओं या भारतीय संस्कृति से जुड़े प्रतीकों पर भी रखे जाते हैं। मतलब नाम के पीछे भी एक संदेश होता है। हाँ बेटा, जब कोई नौसैनिक INS शिवालिक, INS कोलकाता या किसी अन्य युद्धपोत पर सेवा करता है, तो उसे केवल एक जहाज का नाम नहीं सुनाई देता, बल्कि अपने देश की विरासत, परंपरा और कर्तव्य का स्मरण भी होता है। दादू, तो क्या GRSE में बने युद्धपोत भी ऐसी ही कहानियां अपने साथ लेकर समुद्र में उतरते हैं? हाँ बेटा, GRSE में बने अनेक युद्धपोत और गश्तीपोत केवल लोहे और मशीनों का ढांचा नहीं होते। वे भारत की संस्कृति, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की कहानी लेकर समुद्र की लहरों पर आगे बढ़ते जाते हैं। वाह दादाजी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हर युद्धपोत के नाम के पीछे भी एक पूरा का पूरा इतिहास छिपा होता है। और यही इतिहास उसे केवल एक जहाज नहीं, बल्कि राष्ट्र की पहचान का चलता फिरता प्रतीक बना देता है। दादू, जलावतरण का दिन शिपयार्ड के हर अभियंता, तकनीशियन और कर्मचारी के लिए गर्व और भावनाओं से भरा होता होगा। इतने वर्षों की मेहनत पहली बार अपने आंखों के सामने साकार जो होती दिखाई देती है उन्हें। हाँ बेटा, जिस जहाज को वर्षों तक शिपयार्ड के भीतर बनाया गया,
वो पहली बार समुद्र से अपना परिचय करता है। ये कभी ना भूलने वाले पल होते हैं। दादू, मेरे मन में एक सवाल बचपन से है। पूछो बच्चे। लोहे की कील पानी में डालो तो डूब जाती है ना? हाँ, लेकिन लोहे का विशाल जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा भला क्यों होता है? ये विज्ञान का बहुत रोचक सिद्धांत है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। दादू, ये सिद्धांत किस तरह से काम करता है और उसकी खोज कैसे हुई थी? ये कहानी लगभग 2000 साल पुरानी है बेटा। यूनान में एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। एक दिन वे नहाने के लिए टब में बैठे। जैसे ही वे पानी में उतरे, कुछ पानी बाहर निकल गया। उसी पल उनके मन में विचार आया कि कोई वस्तु जितना पानी हटाती है, उतना ही उछाल बल उसे ऊपर की ओर मिलता है। कहते हैं कि वे इतना खुशी में यूरेका यूरेका कहते हुए बाहर दौड़ पड़े। यानी आज के आधुनिक युद्धपोत भी उसी वैज्ञानिक सिद्धांत पर तैरते हैं। हाँ बेटा, विज्ञान के सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं होते। तकनीक बदल सकती है, जहाजों का आकार बदल सकता है, लेकिन विज्ञान के मूल सिद्धांत वही रहते हैं। इसका मतलब जहाज निर्माण में विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका होती है दादाजी। बेशक, अभियंता जहाज को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उसका भार और उसका आकार पानी में संतुलन बनाए रखे। इसी कारण हजारों टन वजन वाला विशाल युद्धपोत भी पानी की सतह पर सुरक्षित रूप से तैर सकता है। वाह दादाजी, यानी देखने में भले ही वह लोहे का विशाल पहाड़ लगे, लेकिन उसके पीछे विज्ञान का कमाल छिपा होता है। हाँ बेटा, जब कोई जहाज पानी में उतरता है तो वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है। यही उत्प्लावन बल उसे डूबने से बचाता है और तैराए रखता है। तो जहाज केवल लोहे से नहीं, बल्कि विज्ञान और गणना से भी बनता है दादाजी। एकदम सही बेटा। यही कारण है कि जहाज निर्माण में गणित, भौतिकी, अभियांत्रिकी और वर्षों का अनुभव सब कुछ मिलकर काम करते हैं। अब समझ में आया कि समुद्र में तैरता हुआ हर युद्धपोत वास्तव में विज्ञान की एक चलती फिरती प्रयोगशाला जैसा होता है दादाजी। हाँ, और शायद इसी कारण जहाज निर्माण को विज्ञान और कौशल का अद्भुत संगम कहा जाता है। दादू, हाँ, GRSE तो हुगली नदी के किनारे पर है, फिर वहाँ बने युद्धपोत समुद्र तक कैसे पहुँचते हैं? यही तो इसकी सबसे रोचक बात है। जब जहाज का जलावतरण होता है, तब वो पहले हुगली नदी में उतरता है और उसके बाद विशेषज्ञों की निगरानी में वो धीरे धीरे नदी के रास्ते बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता है। ये ही उसकी पहली यात्रा होती है, मतलब जो नदी से शुरू होती है। हाँ, कल्पना करो, सैकड़ों लोगों की मेहनत से बना युद्धपोत पहली बार जब पानी में चलता है तो वो क्षण शिपयार्ड के हर कर्मचारी के लिए कितना भावुक और गर्व से भरा हुआ होता होगा। और दादू, जब जहाज बन जाता है तो क्या नौसेना उसे तुरंत अपने बेड़े में शामिल कर लेती है? नहीं बेटा, उससे पहले कई कठिन परीक्षण होते हैं। कठिन परीक्षण? कैसे परीक्षण दादू? देखो बेटा, पहले हार्बर ट्रायल होते हैं। इनमें जहाज की मशीनें, बिजली व्यवस्था, रडार, संचार प्रणाली और अन्य उपकरणों की जांच की जाती है। और उसके बाद? फिर समुद्री परीक्षण यानी सी ट्रायल्स होते हैं। सी ट्रायल्स ये क्या होते हैं? जहाज को खुले समुद्र में ले जाया जाता है। वहां उसकी गति जांची जाती है, मोड़ने की क्षमता देखी जाती है, ब्रेकिंग सिस्टम और इंजन की कार्य क्षमता परखी जाती है, रडार और हथियार प्रणालियों का परीक्षण किया जाता है। मतलब जैसे किसी नए विमान की टेस्ट फ्लाइट होती है दादू? बिल्कुल, युद्धपोत के लिए सी ट्रायल्स बिल्कुल वैसा ही होता है। अच्छा ठीक है दादू, और यदि सभी परीक्षण सफल हो जाएं फिर? यदि सभी परीक्षण सफल हो जाएं, उसके बाद भारतीय नौसेना जहाज को औपचारिक रूप से स्वीकार करती है। इसके बाद उसे कमीशन किया जाता है, वो भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाता है। मतलब तब वह केवल एक जहाज नहीं रहता, बल्कि देश की सुरक्षा का प्रहरी बन जाता है। हाँ बेटा, उस दिन से उसकी पहचान केवल लोहे की किसी मशीन की नहीं रह जाती, बल्कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले योद्धा की तरह हो जाती है। दादू, आपने बताया था कि युद्धपोत को नौसेना में शामिल होने से पहले कई सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। क्या कभी ऐसा भी होता है कि कोई जहाज परीक्षण में असफल हो जाए? हाँ बेटा, यदि किसी प्रणाली में कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। जब तक नौसेना पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाती, तब तक जहाज को अंतिम स्वीकृति नहीं मिलती। यानी युद्धपोत भी किसी विद्यार्थी की तरह परीक्षा देता है दादाजी। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। फर्क सिर्फ इतना है बेटा
कि यहाँ परीक्षा में गणित और विज्ञान के प्रश्न नहीं होते, बल्कि इंजन, रडार, हथियार और समुद्री क्षमता की जांच होती है। दादू, भारत में तो और भी शिपयार्ड है, फिर GRSE इसकी विशेषता क्या है? GRSE केवल जहाज नहीं बनाता, बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा होती है बेटा। मतलब यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं। हाँ, यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। दादू, हाँ, मुझे लगा था कि GRSE केवल बड़ी युद्धपोत ही बनाता है। नहीं बेटा, यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये छोटे हार्बर क्राफ्ट, गश्ती पोत, तटरक्षक जहाज, सर्वेक्षण पोत, उभयचर पोत और आधुनिक युद्धपोत तक बनाता है। दादू, क्या एक ही संस्थान इतने प्रकार के जहाज और उपकरण बना सकता है? हाँ, क्यों नहीं। बस इसके लिए अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। दादू, क्या युद्धपोत बनाते समय इंजीनियर केवल मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं बेटा, कंप्यूटर और मशीनें मदद करती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय और जिम्मेदारी मनुष्य की होती है। कई बार अनुभवी इंजीनियर वर्षों के अनुभव के आधार पर ऐसी छोटी छोटी बातें पहचान लेते हैं जिन्हें मशीनें तुरंत नहीं समझ पाती। यानी तकनीकी और मानवीय अनुभव दोनों जरूरी है। हाँ, यही किसी महान संस्थान की पहचान होती है बेटा। अच्छा दादू, अब ये बताइए, क्या हुगली नदी का GRSE की सफलता में कोई योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है बेटा, बहुत बड़ा। हुगली नदी सदियों से व्यापार और जहाज रानी का महत्वपूर्ण मार्ग रही है। इसी नदी के किनारे GRSE का विकास हुआ। जब कोई नया जहाज बनकर तैयार होता है तो वो सबसे पहले हुगली की लहरों को महसूस करता है। वाह दादू, जैसे कोई बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले अपनी माँ की गोद को महसूस करता है। बहुत सुंदर तुलना की बेटा तुमने। दादू, हाँ, यदि कोई विद्यार्थी GRSE में काम करना चाहे तो उसके लिए कौन कौन से अवसर होते हैं? अनेक अवसर होते हैं बेटा। नेवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, उत्पादन इंजीनियरिंग और वेल्डिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में करियर बना सकते हो। और क्या ITI और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी अवसर होते हैं दादू? हाँ, बिल्कुल होते हैं। कुशल टेक्नीशियंस किसी भी शिपयार्ड की रीढ़ होते हैं। वेल्डर, फिटर, मशीन ऑपरेटर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियंस और ड्राफ्ट्समैन जैसे विशेषज्ञों की हमेशा आवश्यकता रहती है। दादू, ये तो सच है कि कोई भी एक महान संस्था एक दिन में नहीं बनती। सही कहा बिटिया। GRSE ने 1884 में एक छोटी कार्यशाला के रूप में शुरुआत की थी। आज ये विश्व स्तरीय युद्धपोत बनाने वाला संस्थान है। ये सफलता निरंतर सीखने, मेहनत करने और समय के साथ स्वयं को बदलने का परिणाम है। दादू, मतलब हम भी यदि निरंतर सीखते रहें तो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। और यही भारत की प्रगति का मंत्र है। दादू, समुद्र और नदियों के किनारे स्थित शिपयार्डों को क्या कभी प्राकृतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा? हाँ बेटा, और GRSE की कहानी में भी ऐसी चुनौतियों का एक महत्वपूर्ण स्थान। तो बताइए ना, ये किस तरह की चुनौतियाँ होती है? देखो बेटा, GRSE हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली केवल एक नदी नहीं, बल्कि पूर्वी भारत के सबसे व्यस्त जल मार्गों में से एक है। लेकिन इसके साथ कई प्राकृतिक चुनौतियां भी जुड़ती हैं। कैसे? सबसे पहले तो मानसून। बरसात के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। कई बार तेज धारा और बदलते जल स्तर के कारण जहाजों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ जाती है। यानी शिपयार्ड को मौसम का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है दादाजी। हाँ, और केवल बारिश ही नहीं, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात भी एक बहुत बड़ी चुनौती होते हैं। चक्रवात? दादू, तब तो स्थिति और भी कठिन हो जाती होगी। हाँ बेटा, जब तेज हवाएं चलती हैं, समुद्र उग्र हो जाता है, तब बंदरगाहों और शिपयार्डों को विशेष सुरक्षा उपाय अपनाने पड़ते हैं। निर्माणाधीन जहाजों, मशीनों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। मतलब केवल जहाज बनाना ही कठिन नहीं है, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है दादाजी। एकदम सही कहा बेटा।
दादू, आपने हुगली नदी की धारा का भी जिक्र किया था। हाँ, हुगली नदी की एक विशेषता ये भी है कि इसमें समय समय पर गाद यानी मिट्टी और रेत जमा होती रहती है। तो इससे क्या समस्या होती है दादू? यदि नदी के किसी हिस्से में अधिक गाद जमा हो जाए तो जल मार्ग की गहराई प्रभावित हो सकती है। बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही सुचारू बनाए रखने के लिए समय समय पर ड्रेजिंग यानी नदी तल की सफाई का काम भी जरूरी होता है, जो बेटा बहुत जटिल काम है। यानी जहाज निर्माण के साथ साथ जल मार्ग को भी उपयुक्त बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल, यही कारण है कि शिपयार्ड का काम केवल कार्यशाला के भीतर ही सीमित नहीं होता। उसके आसपास का पूरा समुद्री और नदीय वातावरण भी महत्वपूर्ण होता है। दादू, ये सुनकर तो लगता है कि GRSE के इंजीनियर केवल मशीनों से ही नहीं बल्कि प्रकृति की चुनौतियों से भी जूझते होंगे। बिल्कुल ठीक समझा तुमने। एक और आधुनिक तकनीक, विशाल क्रेनें और उन्नत डिजाइन होते हैं, तो दूसरी ओर नदी की धारा, मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं। फिर भी जहाज समय पे तैयार हो जाते हैं। यही तो उनकी मेहनत और कुशलता का प्रमाण है बेटा। किसी भी बड़े शिपयार्ड की सफलता केवल तकनीक पर नहीं बल्कि चुनौतियों के बीच निरंतर कार्य करते रहने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। दादू, अब मुझे भी समझ में आ रहा है कि GRSE की कहानी केवल जहाजों की कहानी नहीं है बल्कि संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयास की कहानी भी है। बिल्कुल बेटा, और शायद यही कारण है कि लगभग 150 वर्षों की यात्रा के बाद भी GRSE भारत की समुद्री शक्ति के महत्वपूर्ण स्तंभों में गिना जाता है। दादू, भारत में और भी तो शिपयार्ड्स हैं, फिर GRSE क्यों खास है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था बेटा, GRSE केवल जहाज नहीं बनाता बल्कि उसके पास अपना इंजीनियरिंग और इंजन निर्माण प्रभाग भी है। दुनिया के बहुत कम शिपयार्डों के पास ये सुविधा है बेटा। हाँ, यहाँ जहाज के साथ साथ उसके कई महत्वपूर्ण उपकरण भी बनाए जाते हैं। यही कारण है कि GRSE को एक बहुआयामी इंजीनियरिंग संस्थान माना जाता है। दादू, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कभी कभी गलतियाँ भी तो होती होंगी ना? बेटा, मनुष्य जहाँ होगा वहाँ गलती की संभावना भी होगी, लेकिन महान संस्थान वही होते हैं जो गलती से सीखते हैं। एक बार एक इंजीनियर ने देखा कि जहाज के एक हिस्से की माप डिजाइन से कुछ मिलीमीटर अलग है। किसी साधारण व्यक्ति को ये अंतर बहुत छोटा लगता, लेकिन युद्धपोत निर्माण में मिलीमीटर भी महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ दादू? फिर पूरा हिस्सा दोबारा जांचा गया। कई घंटों की मेहनत लगी, लेकिन अंत में समस्या का समाधान कर लिया गया। यही कारण है कि युद्धपोत निर्माण में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। दादू, अगर युद्धपोत बोल पाते तो क्या कहते? शायद वो कहते कि मैं हजारों भारतीय हाथों की मेहनत से बना हूँ। मेरे भीतर इंजीनियरों की बुद्धि है, मेरे भीतर टेक्नीशियंस का कौशल है और मेरा उद्देश्य अपने देश की रक्षा करना है। वाह दादू, ये तो बहुत सुंदर बात बोली आपने। अच्छा दादू, क्या GRSE केवल नौसेना के लिए ही जहाज बनाता है? नहीं बेटा, GRSE ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी अनेक महत्वपूर्ण जहाजों का निर्माण किया है। और तटरक्षक बल का क्या काम है? देखो बेटा, भारतीय नौसेना का मुख्य दायित्व देश की समुद्री सुरक्षा और रक्षा से जुड़ा हुआ होता है। वहीं तटरक्षक बल हमारे समुद्री तटों और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी तथा सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करता है। मतलब ये समुद्र में 24 घंटे सतर्क रहता है? बिल्कुल, तटरक्षक बल समुद्र में होने वाली तस्करी, अवैध गतिविधियों पर नजर रखता है। यदि किसी नाव या जहाज को सहायता की आवश्यकता हो तो खोज और बचाव अभियान भी चलाता है। यानी समुद्र में किसी संकट की स्थिति में सबसे पहले मदद के लिए वही पहुंच सकता है। कई बार ऐसा ही होता है बेटा। इसके अलावा चक्रवात, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भी तटरक्षक बल राहत और बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रदूषण नियंत्रण की बात भी आपने कही थी। हाँ बेटा, यदि समुद्र में तेल का रिसाव हो जाए या किसी अन्य कारण से प्रदूषण फैलने का खतरा बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करने में भी तटरक्षक बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी तटरक्षक बल केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और मानव सेवा का कार्य भी करता है दादू। हाँ बेटा, और इन सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आधुनिक, तेज और विश्वसनीय जहाजों की आवश्यकता होती है। GRSE द्वारा निर्मित अनेक जहाज
तटरक्षक बल को यही क्षमता प्रदान करते हैं। सो तो है दादू, अब समझ में आया कि जहाज निर्माण केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा और सहायता से भी जुड़ा हुआ होता है। एकदम करेक्ट। यही कारण है कि जीआरएसी जैसे संस्थान देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भागीदार माने जाते हैं। दादू, क्या ऐसे जहाज लोगों की जान भी बचाते हैं? हाँ बेटा, कई बार समुद्र में मछुआरों की नावें तूफान में फंस जाती हैं। कभी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में तटरक्षक जहाज सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। कल्पना करो, समुद्र में तेज तूफान है, लहरें कई मीटर ऊंची हैं और उसी समय एक बचाव पोत लोगों को सुरक्षित निकाल रहा है। ये भी राष्ट्र सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप है बेटा। अच्छा दादू, ये बताइए कि भविष्य के जहाज कैसे होंगे? बहुत ही रोचक। उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ेगा। कुछ प्रणालियां स्वचालित होंगी, ईंधन की बचत होगी, रडार और सेंसर अधिक शक्तिशाली होंगे और जहाज पहले से भी अधिक सुरक्षित होंगे। दादू, यानी आज के विद्यार्थी ही कल की तकनीक बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा। अच्छा बेटिया, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मुझसे? हाँ, पूछिए। यदि तुम्हें जीआरएसी में काम करने का अवसर मिले तो तुम क्या बनना चाहोगी? शायद मैं डिजाइन इंजीनियर बनूं। मैं एक ऐसा जहाज बनाना चाहूंगी जो तेज भी हो और सुरक्षित भी। वेरी गुड। हर बड़ा आविष्कार किसी विद्यार्थी के सपने से ही शुरू होता है। बिटिया, जीआरएसी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। 1884 में ये एक छोटी सी कार्यशाला थी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही संस्थान आधुनिक युद्धपोत बनाएगा, लेकिन निरंतर सीखने, मेहनत और नवाचार ने इसे नई नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मतलब कोई भी संस्था छोटी शुरुआत से बड़ी बन सकती है दादाजी। हाँ, और यही बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है। आज का विद्यार्थी कल का वैज्ञानिक हो सकता है। आज का प्रशिक्षु कल का मुख्य अभियंता बन सकता है और आज का सपना कल राष्ट्र निर्माण का आधार बन सकता है बिटिया। अच्छा दादू, अगर मुझे एक दिन के लिए जीआरएसी में घूमने का मौका मिल जाए तो मैं वहाँ क्या क्या देखूंगी? अरे बिटिया, फिर तो तुम्हारी आंखें आश्चर्य से खुली रह जाएंगी। कैसे? केवल स्टील की साधारण चादरें कैसे इंजीनियरों और टेक्नीशियंस के हाथों में पहुंचकर धीरे धीरे युद्धपोत का रूप लेने लगती है। दादू, जब कोई युद्धपोत नौसेना में शामिल होता है तो लोग उसके कप्तान और नाविकों के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसे बनाने वाले लोगों का क्या? यही तो सबसे रोचक बात है बेटा। युद्धपोत के पीछे हजारों ऐसे लोग होते हैं जिनके नाम शायद कभी समाचारों में नहीं आए। कोई वेल्डर होता है, कोई इलेक्ट्रिशियंस होता है, कोई डिजाइनर होता है, कोई गुणवत्ता निरीक्षक होता है, लेकिन उन सभी की मेहनत मिलकर देश की सुरक्षा का आधार बनाती है। मतलब ये सभी राष्ट्र निर्माण के नायक हैं दादाजी? हाँ बेटा, बिल्कुल है। और अक्सर सबसे बड़े नायक वही होते हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। अच्छा दादू, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या जीआरएसी की कोई ऐसी घटना है जो आपको विशेष रूप से प्रेरित करती हो? हाँ बेटा, जब भारत ने अपने दम पर आधुनिक युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए, तब अनेक विशेषज्ञों ने कहा था कि ये काम बहुत कठिन होगा, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अनुभव बढ़ा, तकनीक विकसित हुई और आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण कर सकते हैं। सही कहा दादाजी आपने। यानी आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से असंभव भी संभव हो सकता है। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है बिटिया। अच्छा दादू, अब ये बताइए कि क्या भविष्य में भारत और भी उन्नत जहाज बनाएगा? निश्चित रूप से बनाएगा बेटा। भविष्य में अधिक स्मार्ट, अधिक सुरक्षित, अधिक शक्तिशाली जहाज बनेंगे। हो सकता है उनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का और अधिक उपयोग हो सकता है वे ऊर्जा की कम खपत करें
और हो सकता है कि उनमें से किसी जहाज के निर्माण में आज का कोई विद्यार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और हो सकता है कि कौन जाने, शायद वो विद्यार्थी मैं ही हूँ दादाजी। अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। बड़े सपने देखने वालों के लिए ही भविष्य नए रास्ते खोलता है। श्रोताओं, हुगली नदी के तट पर स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड केवल एक शिपयार्ड नहीं है, बल्कि भारतीय प्रतिभा, तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक छोटी कार्यशाला से शुरू हुई इसकी यात्रा आज आधुनिक युद्धपोतों और समुद्री सुरक्षा की मजबूत नींव बन चुकी है। आइए हम भी इन संस्थानों से प्रेरणा लें और अपने ज्ञान, कौशल तथा परिश्रम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, लेखन था स्वाति गिरी का और आपके साथ मैं थी आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल, देश के लिए।